हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आरटी लेक्चर्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक चेस्ट एक्सरे को हम किस प्रकार से रीड कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है, और किस प्रकार से एक नॉर्मल चेस्ट एक्सरे की हम इंटरप्रेट कर सकते हैं एक चेस्ट एक्सरे को। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज की इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस चीज़ का बेसिक नॉलेज हो। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं हम इसके बेसिक नॉलेज से। तो जब भी हमारे पास चेस्ट एक्सरे आता है तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि पेशेंट का नेम कंफर्म करना चाहिए कि सेम पेशेंट का ये एक्सरे है या नहीं। उसके बाद में हमें ये देखना चाहिए उसके अंदर कि ये चेस्ट एक्सरे है वो कब लिया गया है और इसकी जो रिक्वेस्ट क्यों रिक्वेस्टेड किया गया है ये हमें मिलेगा पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर, ठीक है। और साथ ही हमें ये देखना होता है कि ये जो चेस्ट एक्सरे है ये कौन सा व्यू है चेस्ट एक्सरे का, एपी व्यू है या फिर ये पीए व्यू है, ये भी हमें चेक करना चाहिए। तो ये सब मिलेंगे हमें एक चेस्ट एक्सरे के ऊपर, जैसे कि ये पेशेंट का राइट साइड है और ये चेस्ट एक्सरे पीए व्यू है पेशेंट का, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे पेशेंट का नेम मिलता है, डेट मिलती है एंड टाइम मिलता है, ठीक है। उसके बाद में जो एक्सरे होता है अपने पास जैसे ही आता है तो उसके अंदर हमें ब्लैक एरिया दिखते हैं और कुछ एरिया दिखते हैं इसके अंदर वाइट। ब्लैक एरिया जो होते हैं वो कहलाते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ लुसेंसी, एंड जो वाइट एरिया होते हैं उन्हें अपन कहते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ ओपेसिटी। अब ये क्यों होता है, जब भी हम एक्सरे करते हैं पेशेंट का तो उस दौरान जो रेडिएशन देते हैं तो उसका पेशेंट की बॉडी से इंटरेक्शन के बाद में कुछ एटीन्यूएशन होता है। उस एटीन्यूएशन के बाद में जो एक्सरे ट्रांसमिट होती है वो ही यहाँ पर एक्सरे को बनाती है। तो यहाँ पर बॉडी के अंदर हमारी बॉडी में बहुत से अलग अलग टिश्यूज़ होते हैं, लंग्स, बोन है, एयर है लंग्स के अंदर एंड सॉफ्ट टिश्यूज़ है। तो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं तो इस प्रकार से जो रेडिएशन है उनसे अलग अलग प्रकार से डिफरेंट टाइप से एटोनेशन उनका होता है, क्योंकि इनकी जो मास डेंसिटी होती है वो अलग अलग होती है सॉफ्ट टिश्यूज एंड जो डेंस टिश्यूज होते हैं उनकी। तो जैसे कि हमारा लंग्स है वो सॉफ्ट टिश्यू है तो उससे जो एटोनेशन है कम मात्रा में एट्यूनेट कर पाएगा रेडिएशन को, यानी कि उससे इजीली रेडिएशन पास हो जाएगी। तो जिस एरिया से रेडिएशन इजीली पास होकर ट्रांसमिट होकर पेशेंट की एक्सरे के ऊपर डलती है तो वो एरिया हमें यहाँ पर ब्लैक दिखाई देंगे, और जिस एरिया से जो रेडिएशन है ज़्यादा एट्यूनेट होगी तो वो हमें दिखाई देंगे यहाँ पर वाइट एरिया, ठीक है। तो जब भी कोई चेस्ट एक्सरे हमारे पास आता है तो हमें अज्यूम करना होता है कि जो पेशेंट है हमारे पास सामने बैठा है। इसका ये कारण होता है कि जो पेशेंट का जो राइट साइड होता है चेस्ट एक्सरे का वो हमारा लेफ्ट में होता है और जो लेफ्ट साइड होता है चेस्ट एक्सरे का वो हमारे राइट के अंदर होता है। तो ये हमें एक प्रकार से अज्यूम करके कोई भी चेस्ट एक्सरे है उसको स्टडी करना होता है। तो किसी भी चेस्ट एक्सरे को देखने से पहले हमें उसकी सबसे पहले क्वालिटी चेक करनी चाहिए। तो क्वालिटी चेक करने के लिए हम यहाँ पर 3 क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं। फर्स्ट है रोटेशन या फिर सेंटरिंग, सेकेंड आता है इसके अंदर एक्सपोजर फैक्टर एंड थर्ड आता है इसके अंदर इंस्पिरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर रोटेशन या फिर सेंटरिंग की, कि प्रॉपर रूप से ये एक्सरे लिया गया है, सेंटर्ड वेल सेंटर्ड एक्सरे है या फिर नहीं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो दोनों साइड की जो क्लेविकल्स बोन होती हैं तो उनके जो मीडियल मार्जिन्स होते हैं, ठीक है, तो उनके और जो स्पाइनस प्रोसेस है उनके जो बीच की जो डिस्टेंस है, स्पाइनस प्रोसेस है ये, तो इनके जो बीच की डिस्टेंस है दोनों सेम है या नहीं। अगर ये दोनों सेम है तो ये एक्सरे हमारा होगा वेल सेंटर्ड रेडियोग्राफ होगा। अगर ये सेम नहीं है तो हम ये एक्सरे होगा नॉट वेल सेंटर्ड, यानी कि ये प्रॉपर सेंटरिंग के अंदर ये रेडियोग्राफ नहीं लिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना चाहिए। सो इफ द डिस्टेंस बिटवीन द मीडियल बाउंड्रीज ऑफ द क्लेविकल एंड मिडल स्पाइनस प्रोसेस इज सेम ऑन द बोथ साइड, ठीक है। तो ये इसके जो बीच की डिस्टेंस होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, तो तभी ये वेल सेंटर्ड होगा। उसके बाद हमें ये देखना होता है कि पेशेंट के अंदर जो एक्सरे लिया गया है वो उसके अंदर जो एक्सपोजर फैक्टर दिया गया है वो ठीक दिया गया है या नहीं, एडिक्वेट एक्सपोजर है या फिर अनएडिक्वेट है, यानी कि हाइपो या फिर हाइपर है। तो उसे देखने के लिए हमें देखना होता है जो पेशेंट का जो वर्टिब्रल मार्जिन्स होते हैं वहाँ पर देखना होता है। अगर ये बेयरली हमें विजिबल होते हैं, मतलब ऐसे प्रॉपर रूप से विजिबल नहीं होते, तो उस कंडीशन को आप कहेंगे यहाँ पर एडिक्वेट एक्सपोजर के अंदर ये एक्सरा लिया गया है, ठीक है। अगर ये हमें क्लियरली विजिबल होते हैं, अच्छे से विजिबल होते हैं ये बोन्स हमें, तो उस एक्सरे को हम कहेंगे यहाँ पर हाइपर एक्सपोजर, ठीक है। अगर ये बिल्कुल ही विजिबल नहीं होते तो उस कंडीशन में ये एक्सरे होता है अपना हाइपो एक्सपोजर का।
ठीक है। उसके बाद में हमें देखना होता है पेशेंट की जो इंस्पिरेशन है कि अगर वेल इंस्पिरेशन के अंदर पेशेंट का एक्सरे लिया हुआ है या फिर नहीं। तो ये पता करने के लिए एक क्राइटेरिया निश्चित करते हैं हम टू चेक द एडिक्वेट इंस्पिरेशन। तो सबसे पहले हमें जो 5 से लेके जो 5 से लेके 6 जो एंटीरियर एंड होते हैं रिब्स के, वो डायफ्राम से अबाव होने चाहिए। और इसी प्रकार से जो 8 से लेके जो 10 पोस्टीरियर एंड्स होते हैं रिब्स के 8 to 10, तो वो भी क्या है डायफ्राम से अबाव होने चाहिए। ये अपना होता है डायफ्राम का लेवल। तो ये क्या है सारे के सारे इससे डायफ्राम से अबाव होना चाहिए। तो हमें तब ये हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये इंस्पिरेशन प्रॉपर इंस्पिरेशन के अंदर लिया है। तो आप इस एक्सरे के अंदर देख सकते हैं, ये हो गए यहाँ पर एंटीरियर रिब्स, ठीक है। ये एंटीरियर रिब्स के एंड्स हो गए। तो ये प्रॉपरली 5 to लेके 6 तक के सारे, मतलब लगभग 8 तक के यहाँ पर हमें विजिबल है। और ये क्या है डायफ्राम से अबाउ है। इसी प्रकार से जो पोस्टीरियर जो रिब्स होती है उनके एंड, देखिए ये हमारे यहाँ पर ये क्या होता है वर्टिब्रल कॉलम होता है, ठीक है। और वर्टिब्रल कॉलम से रिब्स ऐसे आगे की तरफ जाती है, ठीक है। एंटीरियरली ये आगे जाके किससे मिलती है अपने स्टर्नम से, ठीक है। तो ये एंटीरियर एंड हो गई। तो ये भी क्या है 8 से लेके 10 तक विजिबल होने चाहिए और साथ ही ये डायफ्राम से अबाव होने चाहिए। तो ये पूरी कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो ये एक प्रॉपर इंस्पिरेशन के अंदर ये एक्सरे होगा, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर इसके कि एक नॉर्मल चेस्ट एक्सरे को किस प्रकार से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो किसी एक नॉर्मल चेस्ट एक्सरे को इंटरप्रेट करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स को फॉलो करके हमें पेशेंट के एक्सरे को देखना होता है। तो सबसे पहले हमें देखना होता है यहाँ पर ट्रैकिया। जो ट्रैकिया है वो उसकी जो पोजीशन है उसको देखना होता है। तो इसकी जो पोजीशन होती है ट्रैकिया की, तो स्लाइटली टिल्टेड होता है वो राइट साइड के अंदर, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है स्लाइटली टिल्टेड राइट साइड के अंदर? ये होता है आयोटिक आर्क के कारण। आप देख सकती हैं कि ये अपना ट्रैकिया है और ये थोड़ा स्लाइटली यहाँ पर कुछ टिल्टेड होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आर्क होता है आयोटिक आर्क, उसके कारण ये जो अपना ट्रैकिया है थोड़ा स्लाइटली टिल्टेड होता है। तो हमें सबसे पहले ट्रैकिया देखना चाहिए एंड उसके बाद में हमें देखना चाहिए हार्ट का साइज, ठीक है, कि हार्ट का प्रॉपर साइज है या नहीं। तो इसके हार्ट के साइज को मेजर करने के लिए हमें यहाँ पर कार्डियोथोरेसिक जो रेशियो होता है C/T रेशियो को हमें मेजर करना होता है। C/T रेशियो कैसे मेजर करते हैं हम यहाँ पर? कार्डियक यानी कि कार्डिया का रेशियो एंड थोरेक्स मतलब थोरेक्स का रेशियो। मतलब थोरेक्स की जो डिस्टेंस होती है यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, ये तो हो गई यहाँ पर कार्डिया की डिस्टेंस। एंड ये पूरी जो थोरेसिक कैविटी की जो डिस्टेंस होती है ये इसको हम बोलते हैं थोरेसिक डिस्टेंस। तो C/T रेशियो होता है एक PA रेडियोग्राफ के अंदर यदि 0.5 से नीचे है, बिलो द 0.5, तो तब ही हम इसे कहेंगे एक नॉर्मल PA व्यू एक्सरे का। यदि ये 0.5 से 0.55 के बीच में है तो हमें कहेंगे इसके अंदर एक एडिक्वेट बॉर्डर लाइन। तो एंड ये अगर यदि 0.5 से अधिक है तो इसको अपन कहेंगे अबनॉर्मल एक्सरे। तो इसके अंदर किसी प्रकार की पैथोलॉजी है। यदि ये 0.5 से अधिक है कार्डियोथोरेसिक रेशियो तो उसके अंदर पैथोलॉजी होगी एक्सरे के अंदर। उसके बाद हम बात करें AP व्यू की, तो AP व्यू के अंदर यदि ये C/T रेशियो 0.6 से बिलो है यानी नीचे है 0.6 से, तो उसे हम नॉर्मल कहेंगे। तो ये किस कारण होता है 0.6 0.5 ना होकर 0.6 से नीचे होता है? क्यों होता है? ये होता है फॉल्स कार्डियोमेगेली के कारण। जैसे कि आप इस एक्सरे के अंदर देख सकते हैं जो कार्डियक का जो डिस्टेंस होता है, साइज होता है कार्डियक का, वो ज़्यादा है यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। तो ये क्या होता है फॉल्स कार्डियोमेगेली के कारण हमें दिखता है, ठीक है। तो ये यदि ये रेशियो 0.6 के बराबर है या फिर इससे अधिक है तो इस एक्सरे के अंदर कुछ पैथोलॉजी होगी, ये एबनॉर्मल एक्सरे होगा। उसके बाद में हम देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर मीडिया स्टीनम के मार्किंग्स। मीडिया स्टीनम के कौन कौन से मार्किंग्स हैं उनको हम यहाँ पर बॉर्डर मार्किंग्स होते हैं उनको चेक करते हैं। तो राइट साइड के अंदर हम चेक करते हैं सुपीरियर वेना केवा, राइट एंट्रम एंड इंफीरियर वेना केवा। देखिए जो यहाँ पर होता है ये तो होता है यहाँ पर सुपीरियर वेना केवा और ये होता है राइट एंट्रियम और ये होता है यहाँ पर इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। उसके बाद में हम लेफ्ट की तरफ देखते हैं आयोटिक एंकल, तो ये हो जाता है यहाँ पर आयोटिक एंकल। एंड उसके बाद में मेन पल्मोनरी आर्टरी ट्रंक, यानी कि ये हो जाता है हमारा यहाँ पर मेन पल्मोनरी आर्टरी ट्रंक आयोटिक ट्रंक।
और उसके बाद में हम देखते हैं लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज। तो ये हो जाता है लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज, और उसके बाद में जो ये वाला जो पूरा हिस्सा होता है ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल का। तो हमें ये मीडियास्टिनल के मार्किंग्स देखने होते हैं। एंड उसके बाद में हमें देखना होता है हाइलम। हाइलम वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर ब्रोंकस, ब्लड वेसल्स, नर्व्स ये सभी लंग्स के अंदर एंटर करते हैं। जैसे इस प्रकार से ये क्या है अपना ट्रैकिया। तो ट्रैकिया से जब यहाँ पे ओपनिंग होती है लंग्स के अंदर, तो ये जो पॉइंट होते हैं उन्हें अपन कहते हैं यहाँ पर हाइलम्स। तो हाइलम्स होते हैं वो कॉन्केवली होते हैं लेटरल साइड के अंदर, मतलब इस प्रकार से यहाँ पर ओपनिंग होती है हाइलम्स की। हाइलम्स के अंदर एंटर करती हैं ब्लड वेसल्स, ब्रोंकस एंड नर्व्स। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो लेफ्ट हाइलम होता है वो थोड़ा सा ऊंचा होता है राइट हाइलम से। ठीक है, लेफ्ट हाइलम क्या होता है, ऊंचा होता है राइट हाइलम से। ठीक है, तो ये क्या है, एक नॉर्मल एक्सरे है। यदि राइट हाइलम एंड लेफ्ट हाइलम यदि बराबर है तो भी ये एक नॉर्मल पैथोलॉजी होती है। यदि राइट हाइलम अपर होता है, राइट हाइलम ऊपर होता है लेफ्ट से, तब यहाँ पर कुछ ना कुछ पैथोलॉजी है। तो ये हमें यहाँ पर चेक करना चाहिए हाइलम को। उसके बाद में हमें देखना होता है एक्सरे के अंदर उसका डायफ्राम। तो डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम के अंदर भी दो डोम शेप होती है। एक तो होता है इसका राइट डोम और एक होता है इसका लेफ्ट डोम। ठीक है, जो लेफ्ट डोम होते हैं यहाँ पर वो क्या होता है, नीचे की तरफ होता है ड्यू टू हार्ट वेट। हार्ट के वेट के कारण जो लेफ्ट डोम होता है यहाँ पर वो थोड़ा नीचे की तरफ होता है कंपेयर टू राइट वाले। राइट वाले के कंपैरिजन में जो लेफ्ट वाला जो डोम होता है वो थोड़ा नीचे की तरफ होता है। बिलो द लेफ्ट डोम प्रेजेंट स्टोमक बबल, और इस लेफ्ट डोम के नीचे ही स्टोमक बबल प्रेजेंट होता है। जैसा कि आप इसके अंदर ये देख सकते हैं, ये क्या है, स्टमक का बबल है। तो जब भी क्वेश्चन हमारे पास पुटअप होता है कि जो लेफ्ट डोम है एक्सरे का ये रेडियोग्राफ के अंदर, तो वो हमें नीचे की तरफ क्यों विजिबल होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ये होगा हार्ट के वेट के कारण। हार्ट के वेट के कारण इसका जो लेफ्ट डोम होता है वो नीचे की तरफ राइट से अपीयर होता है। ठीक है, उसके बाद में हमें देखना होता है सीपी एंगल्स यानी कि कोस्टोफ्रेनिक एंगल एंड कार्डियोफ्रेनिक एंगल्स को। ठीक है, अगर ये सीपी एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर चेस्ट वाल और जो डायफ्राम होते हैं वो वहां पर मीट करते हैं। तो ये यहाँ पर ये क्या है, इनके सीपी एंगल्स, और ये भी क्या है यहाँ पर सीपी एंगल्स। ठीक है, ये भी क्या है यहाँ पर सीपी एंगल। तो सीपी एंगल्स भी दो प्रकार के होते हैं यहाँ पर, एक तो होता है कोस्टोफ्रेनिक एंगल और एक होता है कार्डियोफ्रेनिक एंगल। ठीक है, तो कोस्टोफ्रेनिक एंगल्स तो वो होता है जहाँ पर अपने चेस्ट वाल और डायफ्राम मीट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये चेस्ट की वाल हो गई और ये हो गया है अपने यहाँ पर डायफ्राम। तो ये तो हो जाएगा अपने यहाँ पर कोस्टोफ्रेनिक एंगल। अगर ये शार्प एंगल होते हैं तो ये एक नॉर्मल एक्सरे है। यदि ये इनके अंदर कुछ किसी भी प्रकार की एंगल या ब्लेंटिंग होती है तो उस केस में यहाँ पर कुछ पैथोलॉजी है। तो ये है एक प्लूरल इफ्यूजन का केस जहाँ पर पेशेंट के हाइड्रोथोरैक्स है या प्लूरल इफ्यूजन है यहाँ पर। ठीक है, तो इस कारण ये भी हमें चेक करना चाहिए सबसे पहले। एंड उसके बाद में हम चेक करते हैं कार्डियोफ्रेनिक एंगल। तो कार्डियोफ्रेनिक एंगल होता है वो बनता है डायफ्राम और हार्ट के मध्य। ये तो अपना डायफ्राम हो गया और ये हमारा हो गया हार्ट। तो इसके बीच में जो ये एंगल्स बनते हैं उन्हें अपन कहते हैं कार्डियोफ्रेनिक एंगल्स। फॉलो चेस्ट वाल ऑन बोथ साइड एंड कंपेयर बोथ साइड। उसके बाद में हमें एक्सरे की दोनों तरफ की चेस्ट वाल को देखना होता है और उनको कंपेयर करना होता है। और उसके बाद में हमें लंग्स दोनों तरफ के राइट एंड लेफ्ट लंग को कंपेयर करके देखना होता है किसी भी प्रकार की जो पैथोलॉजी होती है उसको देखने के लिए। और उसके बाद में हमें जो बोन्स होती है जैसे क्लेविकल है, स्टनम है, रिब्स है, स्कैपुला है और साथ ही अपने जो वर्टिब्री है उनको देखना होता है। इनको देखने के बाद में साथ ही हमें ये पता होना चाहिए कि अपने जो लंग्स है उसके अंदर ये जो लंग्स की जो लोब्स है वो किस प्रकार से हमें विजिबल होती है एक्सरे के अंदर। तो ये है अपना राइट साइड का लंग्स और ये है अपना लेफ्ट साइड का। ठीक है, तो राइट साइड के अंदर 3 लोब होती हैं। ये तो हो गई अपर लोब, ये हो गई मिडिल लोब और ये हो गई लोअर लोब। ठीक है, इसी प्रकार से इसके अंदर 2 लोब होती हैं। एक तो होती है इसकी अपर लोब
और एक होती है इसकी लोअर लो। ठीक है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये आज का वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। कैसी लगी आपको वीडियो लेक्चर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर करें, शेयर करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।